हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखिए बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक चित्र दिया गया है जिसके माध्यम से आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। बच्चों, आप प्रतिदिन विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तथा विभिन्न तरीकों से अपनी बातों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं प्रतिदिन, तो दूसरे व्यक्ति आपसे कुछ बात कहते हैं, आपको कुछ बात समझाते हैं, तो आप उसके प्रत्युत्तर में, उसके उत्तर में उनको कुछ बातें कहते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया बच्चों? विचारों का आदान प्रदान। जब आप अपनी बात को कहते हैं तो सामने वाला भी अपनी बात को उसी तरीके से समझाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें स्कूल की घंटी बज रही है, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको और 2 व्यक्ति बात करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक ये संकेत दे रहा है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि घंटी बजते ही बच्चों को पता चल गया कि छुट्टी हो गई तथा दूसरे चित्र में डंडी का सिग्नल प्राप्त होते ही गाड़ी चल पड़ी। यहाँ पर इन्होंने सिग्नल दिया तो इससे गाड़ी चल पड़ी और यहाँ पर घंटी बजी जिससे बच्चों को यह पता चल गया है कि उनकी स्कूल की छुट्टी हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों से हमारा संपर्क कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, सांकेतिक और शाब्दिक। सांकेतिक संकेतों के माध्यम से अर्थात इशारा जिसको हम बोलते हैं, साधारण सी भाषा में आपको मैं समझाऊं, इशारों के माध्यम से, और शाब्दिक कहकर शब्दों के द्वारा। प्रारंभ में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपनी समझ व्यक्त करता था। संकेतों के द्वारा, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था प्राचीन काल में, तो वो संकेतों के द्वारा ही अपनी बात को व्यक्त करता था। धीरे धीरे अपने संदेशों को सरल बनाने के लिए व्यक्ति ने शब्दों का प्रयोग विकसित किया जो आज हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा है। व्यक्ति जिस माध्यम से लोगों की बातों को सुनता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा यहाँ पर है कि व्यक्ति जिस माध्यम से लोगों की बातों को सुनता है, जो भी माध्यम है सामने वाले के पास में, उस माध्यम से दूसरों की बातों को सुनता है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, वही क्या होता है? भाषा, जिससे कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इसका एक जो सार्थक, एक जो सरल जो परिभाषा है वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और विवेक का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। मनुष्यों के बीच ही होगा ये। पशु पक्षियों की भाषा अलग होती है, वो उनके संकेतों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हम मनुष्यों की बात हो रही है, तो मनुष्यों के बीच में विषय में अपनी इच्छा और विवेक, किसी भी विषय के प्रति आपको बातचीत करनी, वार्तालाप करना है तो अपनी इच्छा, क्या आपकी इच्छा है, क्या आप सामने वाले से आप जाहिर करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और विवेक, अपनी समझ को, उसका आदान प्रदान ही जब आप करते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं अपनी बात को, तो वही क्या होता है? जो ध्वनि संकेत, जो वर्ण होते हैं, जिनके वर्णों के माध्यम से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं, वो जो ध्वनियाँ निकलती है जब हम सामने वाले के सामने बोलते हैं तो उन्हीं जो व्यवहार करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, मनुष्य विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से कर सकता है। प्रथम है कथित, लिखित और संकेतों द्वारा। हम कथित को देखिए, हमने भाषा के 3 प्रकार हम यहाँ जानेंगे, कथित, लिखित और संकेत। बच्चों, हम कथित को यहाँ पर मौखिक भाषा भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आपको दिखा है, तो ये कथित का मतलब ही मौखिक होता है। तो 3 प्रकार बताए गए हैं, कथित, लिखित और संकेतों के द्वारा। ठीक है, हम एक परिभाषा हम समझेंगे कि भाषा मायावी जगत के व्यवहार का मूल है। मायावी जगत जहाँ पर हम लोग रहते हैं संसार में, यह विचार विनिमय का माध्यम है। मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और विवेक का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो 3 प्रकार की भाषा के प्रकार पढ़े थे, उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के क्या लक्षण होते हैं। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों तथा भावों को स्पष्टतया अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
विश्व में चीनी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। अब आते हैं हम भाषा के रूपों पे, जो कि मैंने आपको बताया था, कथित या मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक। सबसे पहले हम समझेंगे मौखिक भाषा या कथित भाषा को। जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वो मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। जब हम बोल करके किसी को अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं तो उसको कथित या मौखिक भाषा कहलाते हैं। बच्चों, ये जो भाषा होती है मौखिक या अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। इसको हम संभाल कर काफी समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने कह दिया हम दोबारा उन्हीं शब्दों को, बिल्कुल उसी तरह के शब्दों को हम दोबारा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में तो अलग अलग तरह के विचार और भाव आते हैं। तो इस मौखिक भाषा को अस्थायी भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा जैसे हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, ठीक है, कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, ये सब मौखिक भाषा के ही रूप हैं। दूसरा हम लेते हैं लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वो लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक में आया था बोलकर, दूसरा है लिखित, इसमें हम लिख कर के अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये लिखित भाषा में आपको बता दूं, जो लिखित भाषा है वो स्थायी मानी जाती है। जितने भी अपने ग्रंथ है, उपनिषद है, कथाएं, ये सब क्या है, लिखित भाषा में, तभी तो हम आज इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, हम कुछ भी लिख करके जब हम, तो ये स्थायी रूप से रहता है। नंबर 3 की आती है बच्चों हमारी सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसा कि नाम से ही पता है, इसको ज्यादा हम गहराई से समझने की आपको आवश्यकता नहीं। संकेतों के माध्यम से तो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो इसको ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण होता है एक गूंगा व्यक्ति। एक गूंगा व्यक्ति जब अपने इशारों के द्वारा, अपने हाथों के संकेतों के द्वारा दूसरों के सामने अपने भावों को व्यक्त करता है तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब हम एक दूसरा नया प्रकरण लेते हैं, नया टॉपिक है लिपि। देखिए लिपि क्या होती है बच्चों। मानव ने अपने कथित विचारों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया या वो करता है उसे लिपि कहलाते हैं। अपने कथित विचारों को, अपने कहे हुए विचारों को, मतलब लिखित भाषा में या बोलने की जो भाषा है उसको जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट करता है उसको लिपि कहते हैं। एक साधारण सी आप परिभाषा के द्वारा इसको समझेंगे कि लिखने का तरीका या जो ढंग होता है ना, उसी को हम लिपि कहते हैं। इसमें अलग अलग चिन्ह होते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि प्रयोग की जाती है। अब भाषा जो हमने ऊपर पढ़ी, इसकी परिभाषा, भाषा और लिपि में हम अंतर जानेंगे कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का साधन है, बोलकर या लिखकर, मौखिक रूप में या लिखित रूप में। जबकि लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। हमारे मन में अपने क्या विचार हम व्यक्त करना चाहते हैं उनको एक विशेष प्रकार के चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं लिख करके। भाषाओं की तरह लिपियां भी अनेक प्रकार की होती है। जिस तरह से भाषाएं होती है कई प्रकार की, उस तरह से लिपियां भी कई प्रकार की होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत व गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये 3 प्रकार की जो भाषाएं, इनकी देवनागरी लिपि है, एक ही लिपि है। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत और गुजराती, ये इनकी देवनागरी लिपि। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है तो आपको ये 3 भाषाएं बतानी, या फिर इस तरह से भी प्रश्न कर सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत या गुजराती कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आप ही कुछ लिपियां हैं, इनका आप ध्यान रखें कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब हम अगला लेते हैं राजभाषा। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दे दी जाती है, उसको राजभाषा का नाम दे दिया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भाषा के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई थी? 14 सितंबर 1949 में जो संविधान पारित हुआ था उसमें इसको राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। अब हम लेते हैं व्याकरण।
अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। हमने भाषा पढ़ ली, लिपि पढ़ ली, राजभाषा के बारे में हमने जान लिया कि इसको कब मान्यता प्राप्त हुई थी। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस आकरण। वि बराबर विशेष, वि मतलब विशेष रूप से और शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह है जिसे हम किसी भी भाषा को शुद्ध अथवा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने का नियम का ज्ञान होता है। एक साधारण सी परिभाषा ये है कि व्याकरण उसे कहते हैं जो कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का तरीका बताता है। व्याकरण के द्वारा हम व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। जितनी भी गलतियां होती है मात्राओं की, इनकी हम व्याकरण के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं हम व्याकरण के निम्नलिखित अंग। व्याकरण के कितने प्रकार बताए गए, कितने अंग है इसके, तो यहाँ पर एक सारणी दी हुई, एक तालिका दी हुई है, इसको आप देखिए। व्याकरण, इसके 4 अंग दिए हुए हैं। प्रथम है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है अंतिम रूप विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? आप वर्ण आपको पता है कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो अब इसके ऊपर हम विचार करें कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, कि वर्णों का आकार कितना होना चाहिए, उच्चारण, हम उसका उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं, शीघ्रता से कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, और उनके मेल के अध्ययन से किया जाता है। जब उनका मेल करेंगे कि कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो वर्ण विचार में हम किस किस का अध्ययन करेंगे, उनके आकार का, उच्चारण का, और उनके मेल से कौन से नए नए शब्द बनते हैं। दूसरा लेते हैं हम शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, इनका अध्ययन किया जाता है कि इनकी उत्पत्ति कब हुई, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ और इनका विकास किस प्रकार से हुआ, इनका विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों का पारस्परिक मिलन का जो मेल का जो अध्ययन होता है वो इसमें किया जाता है। अंतिम है हमारा रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने भाषा और व्याकरण के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे जो प्रकार है इनके व्याकरण के, भाषा लिपि में अंतर, इन सबका हमने अध्ययन किया। आप भी एक बार दोबारा से इस पाठ को दोहराएं और याद करें। धन्यवाद।